दिस इज़ ईशान फारूक एंड यू आर वाचिंग ज़ेफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज के लेक्चर के अंदर हमें देखेंगे कि सीएसएस के अंदर सिलेक्टर्स क्या होते हैं और सिलेक्टर्स कितनी तरह के होते हैं और सिलेक्टर्स के अंदर ग्रुपिंग क्या चीज़ होती है, नेस्टिंग क्या चीज़ होती है और यूनिवर्सल सिलेक्टर किसको बोलते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास ये बेसिक एचटीएमएल का कोड मौजूद है और एक सीएसएस की फ़ाइल भी हमारी इसके साथ एक्सटर्नल सीएसएस के लिए कनेक्टेड है। और गाइस, वैसे तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि सीएसएस 3 तरह की होती है, लेकिन हम जो है प्रोफेशनली एक्सटर्नल सीएसएस ही यूज़ करते हैं। सो चलिए हम एक H1 का टैग लगा लेते हैं इसके अंदर और कुछ लिख देते हैं, जैसे सेकंड CSS लेक्चर। और इसके अंदर हम कुछ P के 4 टैग लगा लेते हैं। और फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम कुछ लोरम इप्सम डाल देते हैं टेक्स्ट, और इसके अंदर भी, और सभी के अंदर हम, ताकि हम जो है वो सिलेक्टर्स को चेक कर सकें कि किस तरह से वर्क करते हैं। बेसिकली सिलेक्टर्स क्या होते हैं, सीएसएस के अंदर, सीएसएस की फ़ाइल के अंदर, जैसे ये सीएसएस की फ़ाइल है, इसके अंदर मुझे किसी भी एचटीएमएल के टैग को कॉल करना है, बुलाना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसको किस तरह से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है बॉडी को कॉल करना है, तो बॉडी को मैं 3 तरह से कॉल कर सकता हूँ मेनली। या तो बॉडी के नेम से, बॉडी बाय द नेम ऑफ द टैग, नंबर 1 थिंग कि आप टैग के नेम से किसी भी टैग को सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, आप उसको कोई क्लास दें और उस क्लास के ज़रिए से उसको कॉल करें। और नंबर 3 ये है कि आप उसको कोई आईडी दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं जी, इसके अंदर सबसे पहले बॉडी को बाय नेम कॉल कर लेते हैं, बॉडी, और इसको बाय नेम हमने कॉल किया और हमने कोई बैकग्राउंड कलर इसको दे दिया और इसको हमने सेव कर दिया। और अब हम आके इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास क्या चल रही है। तो ये देखिए, बॉडी का बैकग्राउंड कलर आ चुका है और ये एक H1 हमने लगाया था जिसके अंदर सेकंड लेक्चर लिखा था, और उसके बाद हमारे पास 4 हमारे पास जो है वो पैराग्राफ आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, H1 को बाय नेम कॉल नहीं करते, बल्कि H1 को क्या कर देते हैं, कोई क्लास दे देते हैं, ठीक है। और क्लास दे देते हैं रेड अंडरस्कोर टेक्स्ट के नाम से। कुछ भी आप नेम रख सकते हैं, बट नेम जो भी होगा वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। क्लास किसी भी टैग को क्लास नेम देने के लिए, क्लास एक यूनिवर्स, एक जो है ग्लोबल एट्रीब्यूट है। आप टैग के अंदर क्लास लिखते हैं और उसके बाद इक्वल टू के बाद डबल कोड के अंदर क्लास का नेम लिख देते हैं। ये नेम आपकी मर्ज़ी का होता है। इस नेम को, अब रेड अंडरस्कोर टेक्स्ट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं अपना CSS के अंदर जाके इसको यहाँ पे लिख के और कॉल कर सकता हूँ और इसके ऊपर कोड अप्लाई कर सकता हूँ। बट CSS के अंदर जो क्लास जो क्लास का नेम लिखते हैं, उसके नेम से पहले डॉट का साइन ज़रूर लगाना है, ठीक है। क्लास के लिए डॉट का साइन लगाते हैं हम CSS के अंदर। दूसरी चीज़ जो है वो आईडी है, तो आईडी के लिए हम हैश का साइन लगाते हैं। ये बात हमने याद रखनी है कि हम जो CSS के अंदर क्लास लगाएंगे तो उसके लिए हम डॉट लगाएंगे। अब इसके अंदर हम रेड टेक्स्ट है, तो इसके अंदर मैं ये चाहता हूँ कि जो H1 के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है एक गिवन कलर के नाम से, और मैं उसको लिखता हूँ और मैं यहाँ पे रेड लिख देता हूँ। उसको सेव करते हैं और आके हम अपने कोड के अंदर चेक करते हैं, और जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि H1 का कलर रेड हो चुका है, ठीक है। और अब क्लास का एक हमें और भी फ़ायदा है कि इस क्लास को, रेड अंडरस्कोर टेक्स्ट की क्लास को, जिधर जिधर हम यूज़ करेंगे वहाँ वहाँ ये अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इस लास्ट वाले P के ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर लगाई, सेव किया और मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये लास्ट वाले के ऊपर भी अप्लाई हो चुकी है। अब आपके जहन में एक चीज़ आ सकती है कि जब हम बाय नेम कॉल कर सकते हैं किसी टैग को, तो हमें क्लास की ज़रूरत ही क्यों है, ठीक है। उसकी वजह आपको एक बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है एक P टैग को कॉल करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर सेलेक्टर लगा लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं इसका कलर, इसका कलर जो है वो हम कुछ कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं और मैं इसके अंदर से, P के अंदर से ये क्लास भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब सारे हमारे पास P मौजूद है। जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि सारे के सारे P के ऊपर वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये चाह रहे होते हैं कि सब टैग के ऊपर एक ही चीज़ अप्लाई ना हो। किसी P के टैग के ऊपर डिफरेंट चीज़ कलर अप्लाई करवाना चाह रहे होते हैं, और डिफरेंट फॉन्ट साइज़ अप्लाई करवाना चाह रहे होते हैं, और डिफरेंट मार्जिन और डिफरेंट पैडिंग और डिफरेंट CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई करवाना चाह रहे होते हैं। किसी दूसरे P के टैग के ऊपर उससे डिफरेंट अप्लाई करवाना चाह रहे होते हैं। तो इस काम के लिए हम क्या करते हैं, क्लास देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है एक और क्लास बना लेता हूँ यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ। रेड अंडरस्कोर टेक्स्ट ऊपर है तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ग्रीन टेक्स्ट,
तो यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है वो ब्लू सेलेक्ट करते हैं और इसके अंदर हम जो है वो कलर ब्लू कर देते हैं, इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो अभी क्लास जिसके ऊपर कॉल करेंगे बस उसी के ऊपर अप्लाई होगी। तो क्लास लगाया और यहाँ पे क्लास हमारे पास कौन थी, ब्लू, किस नाम से थी, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ब्लू अंडरस्कोर टेक्स्ट के नाम से थी। उसके बाद ग्रीन टेक्स्ट के नाम से हमारे पास, तो इसके ऊपर हम क्लास और ये अप्लाई कर देते हैं, उसको सेव किया। अब हम चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे ये ग्रीन है, ये ब्लू है और बाकी हमारे पास ब्लैक कलर के अंदर आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये गाइज आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये अब अभी तक हमने दो तरीके से देखा कि सिलेक्टर हमारे बाय नेम हमने कॉल करके जो है उसी से अप्लाई की, और बाय क्लास। अब एक तीसरा तरीका है कि हम बाय आईडी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम आईडी देते हैं इस वाले पी को आईडी, और आईडी भी अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, और इसका जो है हम कह देते हैं कि लार्ज अंडरस्कोर फॉन्ट अंडरस्कोर साइज़, ठीक है। हमने क्लास लगा दी लार्ज फॉन्ट साइज़ के नाम से, सॉरी आईडी, और इसको हम सेव करके इधर जाते हैं और यहाँ पे हम उसी आईडी के ज़रिए से करने वाले हैं। तो हमने नाम लिखा और नाम से पहले क्लास के लिए हम डॉट लगाते थे, हमने आईडी के लिए हैश लगा दिया, ठीक है। और इसके अंदर हम आके फ़ॉन्ट साइज़ लगाते हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे लार्ज भी दे सकते हैं, लार्जर भी दे सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से पिक्सल की फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो मैं इसका 40 पिक्सल कर देता हूँ साइज़, और इसको सेव करता हूँ। और जैसे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखें ये उस स्पेसिफिक पी का साइज़ कितना जो है वो लार्ज हो चुका है, 40 पिक्सल तक। हम इसको गाइस यहाँ पे भी इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये देखें लार्ज फॉन्ट साइज़ वाला आ चुका है हमारे पास। और यहाँ पे हम रन टाइम के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, मैंने सेलेक्ट किया और इसको हम इसका साइज़ कम कर रहे हैं। लेकिन ये वाले चेंजेस जो है ये टेम्परेरी होते हैं, ये सिर्फ आउटपुट चेक करने के लिए होते हैं। हम इसको जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे यहाँ से दोबारा से वो 40 पिक्सल हो गया, ठीक है। तो इसका तरीका ये होता है कि जब हम कोड चेक कर रहे होते हैं तो जहाँ पे हमें लगे कि यहाँ पे इसका जो है वो डिज़ाइन सही हो रहा है, तो वहाँ पे हम उस प्रॉपर्टी को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम आके अपने कोड के अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो ये एक तरीका कार होता है। ये थी हमारे 3 तरह के सिलेक्टर, बाय नेम, बाय क्लास एंड बाय आईडी। तो अब हम देखेंगे कि बाय ग्रुपिंग क्या चीज़ है सिलेक्टर के अंदर। तो सिलेक्टर्स की ग्रुपिंग ये होती है कि आप मल्टीपल सिलेक्टर्स को आप सिलेक्ट कर लेते हैं और उन सारों के ऊपर वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम चाहते हैं कि जिन पी के जो टैग्स हैं जिनकी क्लास रेड अंडरस्कोर टेक्स्ट है, जिनकी क्लास ग्रीन अंडरस्कोर टेक्स्ट है, जिनकी क्लास ब्लू अंडरस्कोर टेक्स्ट है, उन सब के ऊपर फॉन्ट साइज़ जो है वो 10 पिक्सल अप्लाई हो जाए, ठीक है। जबकि बाकियों के ऊपर अप्लाई ना हो। तो हम क्या करेंगे, हर एक के अंदर लिखने के बजाय हम कॉमन प्रॉपर्टीज़ के लिए ग्रुपिंग कर लेते हैं। रेड टेक्स्ट को हमने लिखा, कॉमा लगाएंगे, और साथ में और जितनी भी क्लासेस या बाकी जो है वो एलिमेंट हमने लिखने हैं उन सब को इसी तरह कॉमे के बाद लिखते जाएंगे। तो इसको कॉपी करते हैं हम यहाँ पे, इसको भी लिख देते हैं और ये यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। अब हम ये चाहते हैं कि इनके ऊपर जो है वो फ़ॉन्ट फैमिली स्पेसिफिक अप्लाई कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई फ़ॉन्ट फैमिली है, मैं गिवन है आईडी के अंदर, यानी वीएस कोड की तरफ से गिवन है, तो हमने ये लगा दी। और इसके अंदर मैं चाहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हमारा मीडियम हो जाए, और इसके ऊपर जो हमारे पास है फ़ॉन्ट माइनस वेट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम बताते हैं कि बोल्ड होना चाहिए फ़ॉन्ट या फिर लाइटर होना चाहिए। तो मैं इसको कह देता हूँ इस सबके फ़ॉन्ट को बोल्ड भी कर दो, ठीक है। सेव किया हमने और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ग्रीन वाला है उसके ऊपर भी सेम फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली और जो है सारा कुछ अप्लाई हुआ है, और ब्लू वाले के ऊपर भी यही अप्लाई हुआ है, और जो रेड है यानी कि जो H1 है वो उसके ऊपर भी यही अप्लाई हुआ है। तो H1 के ऊपर क्यों अप्लाई हुआ है, क्योंकि ये जो रेड अंडरस्कोर टेक्स्ट की क्लास है वो H1 के अंदर लगी हुई है। हालांकि H1 का नॉर्मली फ़ॉन्ट साइज़ आपको पता है गाइस कि वो पैराग्राफ से बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि अब CSS की प्रॉपर्टी लगी है तो मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। तो वो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये सारे वो सिलेक्टर ग्रुप हुए हुए और उनके ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं। जैसे मैं ये
फ़ॉन्ट माइनस साइज़ के ऊपर से हटाता हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसका साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है, लेकिन हमने ये लगाई है तो इस वजह से ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये थी इसके अंदर ग्रुपिंग। अब कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मैं चाहूँ कि सारे टैग्स के ऊपर अप्लाई हो जाए, हर एक टैग के ऊपर अप्लाई हो जाए, तो वो क्या चीज़ है, उस सेलेक्टर को क्या बोलते हैं, यानी यूनिवर्सल सेलेक्टर किस तरह से हम अगर कोई चाहें कि सारे टैग्स, सारी क्लासेस, सारी आईडीज़ के ऊपर वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेलेक्टर है जिसको स्टैरिक बोलते हैं। ठीक है, स्टैरिक लगाते हैं और इसके अंदर हम ब्रैकेट्स लगाने के बाद अब हम जो भी चीज़ अप्लाई करेंगे तो वो सारी की सारी जो वो प्रॉपर्टी होगी वो सारे टैग्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। मैं फॉर एग्जांपल ये सारे का सारा कोड जो है वो कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये सारा कोड मैंने कमेंट कर दिया। अब इसमें से कोई कोड अप्लाई नहीं हो रहा, तो हमारे पास सिंपल वही वाइट बैकग्राउंड के साथ ये चीज़ लिखी हुई आ रही है। अब मैं चाहता हूँ इन सब के ऊपर स्पेसिफिक चीज़ अप्लाई हो जाए, तो मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाया हुआ है। मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो अपनी मर्ज़ी का कुछ लगा देता हूँ इनके ऊपर, और फिर मैं कहता हूँ इसके ऊपर कलर जो है वो भी अपनी मर्ज़ी का कोई हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर पिकर के अंदर से। ठीक है, तो हम इसको सेव करते हैं। अब जैसे जाके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं गाइस कि ये सभी के ऊपर अप्लाई होगा, H1 के ऊपर भी, P के ऊपर भी और बॉडी के ऊपर भी। ठीक है, तो ये था यूनिवर्सल सेलेक्टर। अच्छा, अब अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो हो कि हमारे पास ये कोड गिवन नहीं हो, ठीक है, हम ये चाह रहे हों कि एक डिव का टैग है हमारे पास और उस डिव के अंदर एक पी है और उस पी के अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको सेव करते हैं हम। अब हम ये चाहते हैं, यहाँ पे मैं इस यूनिवर्सल वाले को कमेंट कर रहा हूँ और बाकी जो है वो कमेंट्स को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा कोड पहले वाली कंडीशन पे आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो अभी पैराग्राफ लगाया है जो कि इस डिव के टैग के अंदर है। ठीक है, इस डिव के टैग के ऊपर के अंदर जो पैराग्राफ पी है इसके ऊपर कोई कोड, कोई जो है वो CSS अप्लाई नहीं हो रही है, ये अपनी ब्लैक कलर के अंदर आ रहा है। तो अब इसके ऊपर अगर स्पेसिफिक मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि बाकी किसी के ऊपर वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई ना हो, तो इसको मैं नेस्टिंग करूँगा। ठीक है, नेस्टिंग का वर्ड नेस्ट से निकला है, मीन उर्दू के अंदर हम घोंसले को बोलते हैं, और घोंसला मोस्टली कहाँ होता है, दरख्त के अंदर होता है। ठीक है, तो इसी तरह हम एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं कि फ़लाँ टैग के अंदर फ़लाँ टैग के ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि डिव के अंदर जो पी का टैग है उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई करवानी है। इसके अंदर आप कॉमा नहीं लगाएंगे वरना वो ग्रुपिंग समझेगा। ठीक है, तो डिव के बाद स्पेस के बाद जब पी लिखा या कोई भी टैग लिखा तो इसका मतलब है वो उस टैग का चाइल्ड है। तो डिव का चाइल्ड है पी और मैं इसके ऊपर जो है वो अपनी मर्ज़ी का कोई स्पेसिफिक कलर लगाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर जो है वो कोई लाइट सा रख देते हैं। ठीक है, येलो सा, इसको हम सेव करते हैं। अब देखें, अगर देखा जाए तो ये पी हमने सिलेक्टर लिखा है यहाँ पे, तो ये सारे पी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये उस स्पेसिफिक पी के ऊपर अप्लाई होगा जो कि डिव के अंदर है। ठीक है, अब देखें इनमें से किसी पे अप्लाई नहीं हुआ, ये इस स्पेसिफिक पी के ऊपर अप्लाई हुआ है जो कि डिव के टैग के अंदर है। तो गाइस आज के लेक्चर के अंदर हमने ये देखा है कि सिलेक्टर्स कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के, बाय नेम, बाय क्लास और बाय आईडी। और क्लास और आईडी के अंदर बेसिकली फ़र्क यही होता है कि क्लास के नेम से पहले डॉट लगाते हैं CSS के अंदर और आईडी के नेम से पहले हैश लगाते हैं। इसके अलावा ये है कि क्लास को मल्टीपल जगह पे यूज़ किया जा सकता है, आईडी को नहीं यूज़ किया जा सकता, बिकॉज आईडी इज़ यूनिक फॉर एवरी सिंगल टैग। सो उसके बाद हमने ये देखा कि ग्रुपिंग क्या चीज़ है, कि मल्टीपल टैग्स के ऊपर या मल्टीपल जो है सिलेक्टर्स के ऊपर कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करनी हो, कॉमन प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो, तो उसको ग्रुपिंग कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि हमने कोड के अंदर ये यहाँ पे ग्रुपिंग अप्लाई की। उसके बाद फिर हमने देखा कि नेस्टिंग क्या चीज़ है, तो किसी एक स्पेसिफिक टैग के अंदर कोई दूसरा टैग हो तो उसको रेफरेंस दे के हमने अप्रोच करना हो तो उसको हम नेस्टिंग कहते हैं, या डिसेंडेंट सिलेक्शन भी इसको बोलते हैं, कि डिसेंडेंट जो होते हैं उनको किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। That's it for now. If you like the video, please hit the like button and subscribe the channel. Let's move to the next video.